नमस्कार साथियों। आज 10 तारीख है और आज आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है जो एडमिट कार्ड्स में आपकी सिटी की डिटेल्स है, किस ज़िले में आपके पड़ेगा सेंटर, ये चीज़ पता चलेगा और एग्जैक्ट जो आपकी कॉलेज की डिटेल्स है वो आपको 21 तारीख को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए रोज़ के तरीके से आज 7वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। लगातार फटाफट 80 प्लस मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा और अपने आप को आप लोग चेक करिए आप लोग के कितने तैयार हैं। अगर 70 प्लस आप लेके आ रहे हो ना तो काफ़ी अच्छी बात है इसमें, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वव्यापी मीन्स की यूनिवर्सल डोनर जो कि अंग्रेजी में कहा जाए। तो भैया बताइए इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सभी को यहाँ पे खून दे सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ग्रुप ओ एक्चुअल में होता है जो सभी को यहाँ पे ग्रुप दे सकता है। ठीक है, तो सर्वव्यापी डोनर की अगर बात किया जाए तो ग्रुप ओ यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 42 पे चलते। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जो वृक्ष की अगर हम बात करें, सबसे लंबा वृक्ष या यूकेलिप्टस होता है क्या, या फिर कहें तो सीकुआ होता है, या फिर कहें देवदार हो। ठीक है, तो यूकेलिप्टस तो हम लोगों के यहाँ पाया जाता है, लेकिन अगर पहाड़ी हिली एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे जो जीवित वृक्ष की बात किया जाए तो सिकुआ भाई साहब सबसे लंबा जीवित वृक्ष यहाँ पे होता है। ठीक है, 43 पे चलते हैं। 43 यहाँ पे कहता है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। बताइएगा किस वनस्पति खाद्य में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, चना मटर या सोयाबीन। तो आपके हिसाब से इसमें कैसा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सोयाबीन हो जाएगा, जिसमें कि सोयाबीन में अगर प्रोटीन की मात्रा की अगर बात करें तो 42% के आसपास प्रोटीन की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ दालें होती हैं जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मटर चना ये सारी दालें हो जाती हैं। 44 पे चलते हैं। कृत्रिम प्रकाश की अगर हम बात करें तो कृत्रिम प्रकाश एक्चुअल में है क्या चीज़, यहाँ पे ये चीज़ बताना है। ठीक है, देखिए पर्ण हरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है क्या कृत्रिम प्रकाश, या फिर पर्ण हरित या का संश्लेषण कर सकता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। क्या चीज़ यहाँ पे कृत्रिम प्रकाश के बारे में सही है। ठीक है, तो कृत्रिम प्रकाश के लिए आपका जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। बात बिल्कुल सही है, कृत्रिम जो प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण का कारक यहाँ पे होता है। 45 पे चलते हैं और 45 पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए, अगर गर्म किया जाता है लोहे की गेंद है तो उसमें जो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी तो उसकी किसमें, व्यास में होगी, या फिर सतह के क्षेत्रफल में होगी, या फिर आयतन में होगी। बताइएगा लोहे को अगर यहाँ पे गर्म किया जाए एक तरीके से तो किसमें वृद्धि सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात कर ले तो आयतन में आपको सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी जब उसको हम यहाँ पे गर्म करेंगे। 46 पे चलते हैं। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए, किसी चुंबक को अगर बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े अपना चुंबक तो खो देते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें जो पोल्स होते हैं वो हमेशा बरकरार ही रहते हैं। और सेकंड ऑप्शन है एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरफ कार्य करेगा और दूसरा दक्षिणी पोल की तरफ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उसमें फिर से पोल रीजनरेट हो जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पोल जितना भी टुकड़े आप कर दीजिए उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा बन जाते हैं। ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है। तो भैया क्या चीज़ ऐसे है जो जम जाता है तो जो मांसपेशियां हैं उसमें थकावट आ जाती है। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के साथ, या फिर पायरुविक अम्ल के साथ, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल के साथ। किसके कारण या किसके जम जाने के कारण ऐसा होता है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन सी हुई है। देखिए एसिड का नाम आपने सुना होगा, इसी से पैर भी दर्द करता है। तो लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण यहाँ पे मांसपेशियों में थकावट आ जाती है और दर्द भी होता है। ठीक है, 48 में एक सूची भैया मिलानी है। ये वाले प्रश्न काफ़ी अच्छे नंबर में आते हैं। सूची 1 की बात करें तो यहाँ पे देखिए सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे क्यूसेक की अगर बात किया जाए तो क्यूसेक देखिएगा, सूची 1 में क्यूसेक की अगर बात करें तो क्यूसेक को मिलाना है। तो यहाँ पे जैसे कि क्यूसेक दाब भूपन की तीव्रता प्रवाह की दर कंप्यूटर। ठीक है, तो बाइट की अगर बात करें तो क्या कंप्यूटर से करेगा। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो बाइट है ना वो कंप्यूटर की एक इकाई है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये तो भी ऐसे मैक्स हो गया। बात करें अगर हम बार की या रेक्टर की या क्यूसेक की, क्यूसेक क्या चीज़ होती है, एक कोई प्रवाह होती है ना उसकी दर को मापने के यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। या फिर भूकंप की तीव्रता की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको मापने के लिए रेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर बार मीन्स यहाँ पे दाब हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे से यहाँ पे मैच करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे यूनिट की बात हो, किसी ना किसी तरीके से मैच कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ मैच करवाना है। तो ऐसे में 48 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए 49 पे चलते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल की स्थायी जो कठोरता का कारण है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर यहाँ पे बात कर ले हम तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, या फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखेंगे जल की स्थायी जो कठोरता का कारण है वो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, इसी के कारण कठोरता का कारण मतलब कहने का यही है कि जो जल का जो स्थायी कठोरता है उसके कारण में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट को आपको याद कर लेना। ठीक है,
ये कारण बनता है। 50 में चलते एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं भैया, उसमें से एक दूसरे के अधिक द्युतिमान है, एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? द्युतिमान बल्ब का प्रतिरोध मीन्स कि रेजिस्टेंस अधिक होता है, या फिर मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है, या दोनों बल्ब का प्रतिरोध समान होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मंद बल्ब का प्रतिरोध होता है एक्चुअल में वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मंद बल्ब होगा यहाँ पे वो यहाँ पे मतलब अपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, एक चीज़ और बता दें आपको, जो प्रकाश की दीप्तता मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसको कहा जाता है, तो प्रकाश की जो दीप्तता है ना वो रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 51 पे चलते हैं, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो यहाँ पे बताइएगा भैया ऐसा कौन सा कारण है जो ना वायरस के होता है? तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, या तो पीलिया, या तो इन्फ्लुएंजा, या तो अत्रि ज्वर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, जो कि बिना वायरस के कारण ये चीज़ होता है। 52 की बात करें तो मृण पट्टिका के उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ पे? जो मृण पट्टिका के उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो यहाँ पे कहें तो यहाँ पे कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ पे? या तो बनावली से, या तो फिर कालीबंगा से, और या फिर लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा से। सिंह देवता अगर बात करें सिंह युक्त देवता की, तो कालीबंगा से इनकी कृति प्राप्त हुई है, ये चीज़ ऑप्शन में लगा लेना है। 53 पे चलते हैं, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? बताइएगा, ऑप्शन है चिश्ती से, या सोहरावर्दी से, या फिरदौसी से। किससे था यहाँ पे? ये चीज़ आपको रिलेशन बताना है। तो भैया ऑप्शन नंबर 3 फिरदौसी से यहाँ पे संप्रदाय से यहाँ पे संबंध था इनका। प्रश्न नंबर 54 की बात करें, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? किस शासक वंश का संबंध रहा है? ऑप्शन है चालुक्य है, या चोल है, या राष्ट्रकूट है। किनका यहाँ पे संबंध रहा है? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाता है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट जो है शासक वंश था जिससे यहाँ पे संबंध रहा है। प्रश्न नंबर 55 पे चलते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित, ये भैया तीसरे पर जब मैंने तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट करवाया था, यहाँ वहाँ पे भी इस जो है प्रश्न देखने को मिला था। तो अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस एडवर्ड टेरी। तो कैप्टन हॉकिंस को यहाँ पे खान की उपाधि दिया गया था। 56 की बात करें, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके सामने दिए हुए हैं, खिलजी वंश, या लोधी वंश, या तुगलक वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका तुगलक वंश यहाँ पे शासन किया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, अब जिसमें से आपके गुलाम वंश भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ खिलजी वंश थे आपके, और तुगलक वंश थे आपके, और यहाँ पे सैयद वंश थे, तो मतलब लोधी वंश भी था आपका। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो तुगलक वंश ने जो है यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो राज्य किया था। 57 पे अगर चलें, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैगनी आलू का विकास किया है? बताइएगा आप लोग। ऑप्शंस हैं, या इसका नाम कुफरी माणिक है, या फिर कुफरी माड़ू है, या फिर कुफरी अशोका है। तो कुफरी माणिक भाई साहब यहाँ पे जो आलू था, जो कि एक बैगनी आलू का विकास यहाँ पे किया गया है। 58 की बात कर लेते हैं, किसी पर्वताग्र माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? ऑप्शन है, या फिर बजाड़ा कहती है, बजड़ा हिंदी में कहते हैं, या फिर फ्लड प्लेन बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन, या फिर बौमा अनुक्रम बौमा सीक्वेंस कहा जाता है। तो बताइएगा, जो माउंटेन फ्रंट होता है के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो यहाँ पे बजड़ा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 59 पे चलते हैं, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो दिलबरपुर दरभंगा याद तो होना ही चाहिए आपको, है ना, दिलबरपुर दरभंगा। देखिए, 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ये भैया सर्वेक्षण वाले सवाल 2 सवाल तो देखने को मिले हर टेस्ट में, है ना, हर टेस्ट में आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे 19-20 में सर्वेक्षण हुए थे, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यहाँ पे आपका शिवहर जिला है जिसकी आय सबसे कम है। ठीक है, जिसकी आय सबसे कम है। चलिएगा, और अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 की। 61 में क्या कह रहा है भाई साहब? यहाँ पे 61 कह रहा है, सॉरी 61 पे चलते हैं, और 61 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? बताइएगा। लाहौर से लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो समाचार पत्र से जो है प्रारंभ किया था 1920 में। सन भी आपको याद में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वंदे मातरम जो यहाँ पे पत्र था वो वंदे मातरम के नाम का था। ठीक है, चलिए 62 पे चलते हैं, और 62 एक्चुअल में कहता क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था?
बताइएगा भाई साहब, बीसी पाल ने या फिर तिलक ने या फिर अरविंद ने, किसने कहा था यहाँ पे? तो भैया देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एक चीज़ आपने नाम सुना होगा इनका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिला है ना, तिलक, यही भैया करेक्ट है कि इन्होंने ही कहा था बेगिंग इंस्टीट्यूट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 63 पे चलते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष ने या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या राज बिहारी बोस ने? किसके द्वारा किया गया था? तो राज बिहारी बोस के द्वारा भैया इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो है यहाँ पे शुरुआत की गई थी। कहने का मतलब यहाँ पे स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पे। और एक सन की भी अगर हम बात कर लें तो 1942 में जो है यहाँ पे स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर डेट पूछ लेता भाई साहब तो 28 मार्च को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए 64 की अगर बात कर लें, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफा आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफा आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, किस भारतीय नेता ने? बताइएगा आप सब ऑप्शन से, लगा लिया आपने। अब देखिए सन की अगर हम बात कर लें तो 1916 में भैया हुआ था। ठीक है, 1916 में। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस की बात करें तो क्या जवाहर, क्या मदन, क्या मोहम्मद? यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ने जो है यहाँ पे समर्थन नहीं किया था। ठीक है, 1916 की बात यहाँ पे हो रही है। फिर यहाँ पे बात करते हैं 65 की। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड कर्जन पर या फिर लॉर्ड मेयो पर या लॉर्ड हार्डिंग पर? किसके ऊपर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बम फेंका गया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ और हम बात कर लें, अगर सन की बात करते हैं तो 1912 की बात है भाई साहब। ठीक है, 1912 की बात है। चलिए 66 में बात करें, सूची मिलाना, इंडियन लीग भी या किससे मिलेगी? या इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक यहाँ पे एसोसिएशन। ठीक है, तो इनको भैया मैच कराना एक तरीके से। तो अगर इंडिया लीग की बात करें तो इंडिया लीग यहाँ पे हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, ये तो यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, ये भी यहाँ पे सही बैठ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्टार्ट किया। और यहाँ पे अगर हम यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो सैयद अहमद खान यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हो गए कि इन्होंने कौन से जो है यहाँ पे शुरू किए, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मैच करानी थी। ठीक है, चलिए 67 पे चलते हैं। और 67 यहाँ पे कहता है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर बताइए। अब इसमें देखिए 3 सही मिलेगा, 1 गलत मिलेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी अगर हम बात करें तो क्या वो लंदन, या फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या वो कलकत्ता में, या नेशनल इंडियन एसोसिएशन या फिर लंदन में, या इंडियन एसोसिएशन या फिर बम्बई में है? कहाँ पे है? ये चीज़ आपको यहाँ पे मैच कराना है। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो भैया लंदन यहाँ पे करेक्ट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो ये भी यहाँ पे कलकत्ता में करेक्ट है। इंडियन एसोसिएशन जो नेशनल इंडिया एसोसिएशन की अगर हम यहाँ पे बात किया जाए तो ये भैया जो है थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये लंदन में नहीं होगा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन बम्बई, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, ऐसा देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ और इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 2 3 4 2 4, मतलब सारे सही तो हो नहीं सकते यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें सही हैं, थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मैंने बताया था आपको कलकत्ता हो जाएगा, तो बात सही है, लेकिन ये तीसरा में गलत लग रहा था, मतलब दूसरा सही है। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरा सही है तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 दो सही होंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे चौथे की। इंडियन एसोसिएशन, हाँ बम्बई बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन, ये चीज़ गलत है, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया चीज़, तो ये चीज़ भैया गलत हो जाएगा। 2 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन जो कि बम्बई में यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लगाना है। चलिए 68 पे चलते हैं। वर्ष 1934 में एक पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 1934 की बात हो रही है, पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? बताइएगा। ऑप्शन से आचार्य नरेंद्र देव, या फिर अच्युत पटवर्धन, या फिर जयप्रकाश नारायण, इसमें से कौन हो जाएंगे? बताइएगा। देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी सवाल बन सकता है। तो 1934 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगर बात करें संयोजक कौन था, आचार्य नरेंद्र देव यहाँ पे संयोजक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 69 पे चलते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड वेलिंगटन, या फिर लॉर्ड डफिन, और साथ ही साथ कराची, मुंबई, बम्बई, और यहाँ पे डेट्स भी दे रखी हैं। तो आपको बताना क्या है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो भैया वो कौन था, है ना, कौन था वो गवर्नर जनरल? ठीक है, तो लॉर्ड वेलिंगटन बम्बई में भाग लिया था 1915 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 70 की बात करें, निम्न में से कौन सा वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध था? कौन सा वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन का संबंध था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव,
कौन है जो भैया वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? तो यहाँ पे आपको बताना है जवाहर सुभाष चंद्र, आचार्य या जयप्रकाश, इसमें से कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू तो भैया थे यहाँ पे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के लिए अगर हम बात करें, और साथ ही साथ बात करें सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन ये दो लोग नहीं थे। तो ऑप्शन ऐसा कोई है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए 71 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 71 में, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि भारतीय संघर्ष में एक से नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन अवश्य करना होगा। ठीक है, अगर भारतीय संघ में एक से नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की कौन सी अनुसूची है जहां पे संशोधन अवश्य करना होगा, मतलब करना मस्ट है। तो या तो 5वीं, या तो तीसरी, या तो प्रथम। तो भैया प्रथम अनुसूची में ये सारी चीजें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 पे करेक्ट है। 72 की बात करें, दस्त की स्थिति में जीवन रक्षक घोल देने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, रक्त के दस्त, जब दस्त आते हैं तो उसकी स्थिति में जीवन रक्षक घोल दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, चीज बताना है। शरीर में लवण एवं जल की क्षति को दूर करना, या फिर यह दस्त रोकने में सर्वोत्तम दवाई है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या? या फिर अगर हम बात करें तो क्या खाद्य विषाक्तता को दूर कर सकता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, देखिए एक तरीके बता दें, जीवन रक्षक घोल को ORS भी कहते हैं ना, ORS भी कहते हैं। तो शरीर में लवण एवं जल की क्षति को दूर करने के लिए यहाँ पे जो है ये ORS का घोल दिया जाता है। ठीक है, 73 में चलते हैं, निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थों के प्रतिरक्षक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थों के प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है खाद्य पदार्थ जल का अवशोषण करते हैं, या फिर सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल देते हैं, या फिर सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थों में प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका रीजन यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 74 में कहता है घटपर्णी पौधे में जो घटपर्णी पौधे होते हैं ना, ये जो मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, इनको दबा के जो खा लेते हैं, पौधे मुंह बंद कर लेते हैं, वो वाले होते हैं। तो घट के समान दिखाई देने वाली संरचना है, तो इसमें बताना है कि क्या पत्ती की रूपांतरण भाग, और या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो रोम को नीचे की ओर ढलके रहते हैं, या फिर वट वृक्ष की तरह लटकी नहीं। तो यहाँ पे पत्ती की रूपांतरण भाग यहाँ पे हो जाएगा ना, जो संरचना है, दिखाई देने वाली संरचना है, पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। फिर यहाँ पे 75 बात करें तो मलेरिया शीघ्र ही जीवन के लिए घातक हो सकता है, और ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। अगर मुख्य अवयवों को रक्त का प्रवाह बाधित करके जो है लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करके, या फिर यकृत पर आक्रमण करके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मलेरिया शीघ्र ही जीवन के लिए घातक हो सकता है अगर मुख्य अवयवों को रक्त का प्रवाह बाधित करके। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए मलेरिया एक भाई साहब बहुत ही घातक रोग है। ठीक है, ये चीज़ समझते होंगे। अब किससे फैलता है? या मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना है। या जल जनित मच्छर से भी फैलता है, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इस रोग में अगर हम बात करें तो तेज़ बुखार एवं कपकपाने वाली ठंड होने लगती है ना। कुनैन की गोलियाँ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इलाज के लिए जो है काफ़ी मतलब मुख्य मानी जाती है कुनैन की गोलियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है, और किसके द्वारा? तो एनाफलीज मच्छर के द्वारा काटने से ये सारी चीज़ें फैलती हैं। ठीक है, चलिए 76 अगर हम बात कर लेते हैं, टूटा तारा वह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ही आते ही जल जाता है, या फिर निश्चित काल अंतराल के पश्चात दिखाई देता है, या फिर अंतरीय परवलीय कक्षाओं के सूर्य में परिक्रमा करते हैं। बताइएगा। देखिए टूटता तारा कुछ होता ही नहीं एक्चुअल में। जब जो कण होते हैं एक तरीके से कहा जाए, तो वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो भैया वो जल जाते हैं। अब वो जल जाते हैं, इसी वजह से हमें ऐसा लगता है टूटता तारा। तारा वारा कुछ नहीं टूटता है। जो खगोलीय जो यहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं, जो वही चीज़ आके जो वायुमंडल में घुसने लगते हैं तो वो जल जाते हैं एक तरीके से कहें, तो यही हमें लगता है टूटता तारा है। ठीक है, 77 की बात करें, घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ी एवं LPG का प्रयोग हो रहा है। इसमें से कौन सा अधिक अच्छा ईंधन है, ऐसा कहा जा रहा है। LPG का उष्मीय मान लकड़ी से अधिक है, बात एकदम बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं 78 में, घट पड़गी पौधे ऐसी मृदा में उत्पन्न होते हैं जो बहुत पोषक नहीं होती, वह पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं उन कीटों से जिन्हें वे भोजन के लिए पकड़ते हैं, या फिर यहाँ पे रूपांतरित पत्तियों से, या फिर पाचक रसों में उपस्थित एंजाइम से। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है उन कीटों से जिन्हें वो भोजन के लिए पकड़ते हैं। बाल एकदम सही है, यहाँ से पोषक तत्व जो है पदार्थ प्रदान करते हैं। 79 की बात कर लें तो भारत में किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो विधान परिषद का सृजन या फिर उसकी समाप्ति का की जा सकती है, तो भैया किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर संसद द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अनुच्छेद भी याद कर लेना भाई साहब, अनुच्छेद 169 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 169 हो जाएगा। 80 में चलते हैं, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी
संस्तुति से निर्धारित होता है? बताइएगा। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होती है? ऑप्शन भारतीय संविधान की, या फिर योजना आयोग की, या फिर वित्त आयोग की, किसके द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होती है। 81 प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि जैसे भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति स्टेटस क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है भैया कि एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्म निरपेक्षक, या फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 पे चलते हैं हम लोग। भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित की थी? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन से 55, या फिर 53, या फिर 59, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित की? तो 1955 में जो है पारित की। बात करते हैं 83 की। निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति करता है? बताइएगा। कुल सदस्य संख्या का 1/10, या फिर 1/8, या फिर 1/6, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो 1/10 राज्यसभा की गण पूर्ति करता है। चलिए 84 की बात करें। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में नहीं है? बताइएगा। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने कि अगर पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, या फिर जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, या फिर अस्पृश्यता उन्मूलन, इसमें से कौन सा हो जाएगा? अब देखिए, ये जो अस्पृश्यता उन्मूलन की यहाँ पे बात हुई है, ये भैया एक तरीके से ना ये मौलिक अधिकार है ना, जो कि राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में नहीं पाया जाता। ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, अनुच्छेद 17 में पाया जाता है। चलिए 85 की बात करें। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, वन्य प्रणाली, कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे वन्य प्रणाली ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 की बात करें। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? बताइएगा। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। सूची 1 या फिर केंद्र सूची, या फिर सूची 2 राज्य सूची, या फिर सूची 1 समवर्ती सूची। तो यहाँ पे भैया 3 नंबर सूची 1 समवर्ती सूची आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची। चलिएगा 87 की बात करें। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प, पत्ती, या जड़? जीवन चक्र की दृष्टि से बताना आपको। तो यहाँ पे जीवन दृष्टि की अगर देखा जाए तो भैया जड़ ही मेन इंपॉर्टेंट जड़ ही होती है। 88 में कह रहा है भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है लोगों के जीवन स्तर से, या फिर परिवार की आय से, या फिर कैलोरी प्रति प्राप्ति से। किस चीज़ से गरीबी को परिभाषित किया जाता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कैलोरी की मात्रा होती है ना, कैलोरी की मात्रा से जो है देश की निर्धनता रेखा को यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 89 अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है यह कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया, या फिर ग्राम स्तर से जिला स्तर पर प्रकार्यात्मक हुआ, या फिर पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक है। क्या लग रहा है आपको? यह कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। बात एकदम सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जिसको कि NRHM भी कह सकते हैं। कब शुरू हुआ ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ये भी सुन लीजिए आप लोग। 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11 अप्रैल 2005 में ये चीज़ बना। ठीक है, चलिए 90 में चलते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं गरीबों हेतु बीमा, या फिर अति गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन योजना, या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। बताइएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो बात तो एकदम बिल्कुल सही आ रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कहीं ना कहीं ये कई ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिला है, ऐसा लग रहा है। जैसे सामाजिक सहायता की बात करें तो गरीबी हेतु बीमा भी शुरू हुआ, बात सही है। वृद्धा योजना पेंशन भी शुरू हुई, ये भी बात सही है। और जनजाति हेतु वित्तीय सहायता भी की गई, ये भी बात यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। 91 पे चलते हैं।
पलाची माढ़ा जो पर्यावरण को अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है, मतलब है कहाँ पे? पलाची माढ़ा, पलाची माढ़ा भाई साहब याद कर लो, पलाची माढ़ा। तो पलाची माढ़ा जैसे आ जाए ना, तुरंत आपको केरल लगा देना है, ज़्यादा लीपापोती नहीं, केरल नंबर 3। ठीक, चलिए चलते हैं 92वें प्रश्न पे। और दामोदर सहायक नदी है किसकी? हुगली की, गंगा की या पद्मा की? दामोदर सहायक नदी है किसकी नदी है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके सामने है, हुगली, गंगा या पद्मा। तो यहाँ पे दामोदर नदी एक तरीके से अगर कहा जाए तो हुगली नदी की सहायक नदी है। चलिए 93, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टारनेडो से संबंध करेंगे? किससे टारनेडो से संबंध करेंगे? मैक्सिको की खाड़ी को, या फिर चीन सागर, या फिर USA को? सामान्य रूप से टारनेडो से संबंध आप किसको करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए USA, ठीक है, USA कहते हैं। ठीक है, ये भैया टार्नेडो कहा जाता है। ठीक है, इसे टार्नेडो कहा जाता है। चलिए अब आगे बात आती है प्रश्न नंबर 94 की। निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों मीन्स की मेटामार्फिक चट्टान से संबंधित करेंगे? मेटामार्फिक चट्टान, रॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे, तांबा, गार्नेट या फिर मैग्नीज। तो यहाँ पे जो मैग्नीज दिख रहे हैं ना, यही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 95 चलते हैं। यहाँ पे सूची वाली फिर सवाल आ गई थी, यहाँ पे मिलाना है ना। ब्रजरात नगर, कैमूर, हल्दिया, फूलपुर। यहाँ पे बात हो रही है ना, यहाँ पे क्या चीज़ बनता है, ऐसा बात हो रही है। तो ब्रजरात नगर की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बनता है कागज़। क्या बनता है? कागज़। तो एक का 4। बात आती है कैमूर की, कैमूर में भैया सीमेंट बनता है। हल्दिया की बात आती है, तो हल्दिया कहाँ पे जाएगा? हल्दिया में आई होप पेट्रो रसायन, या फिर फूलपुर। हाँ, फूलपुर में उर्वरक, हल्दिया में पेट्रो रसायन। ठीक है, तो एक का 4, एक का 4 करके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें मिला एक का 4, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया भैया करेक्ट। समझ आया आपको? चलिए 96 चलते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? बताइएगा, ऐसी कौन सी घाटी है जहां से या परियोजना है जिससे एक से ज्यादा राज्यों को मतलब लाभ मिलता है? तो चंबल घाटी परियोजना है ना, यमुना की सहायक नदी है चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, जिससे अब फायदे की बात करें, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, फायदे मिलते हैं इससे। 97 कहता है कि निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? बताइएगा, या तो 30, या तो 45, या तो 60। अक्षांश बताना, उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? डिग्री आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 30 से आपकी लमसम 35 होती है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 30 लिखा है तो 30 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो हार्स अक्षांश की बात आए तो 30 डिग्री आपको ठोक देना है। 98 पे चलते हैं। निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? ठीक, वनाच्छादित है, क्षेत्रफल का ज़्यादातर भाग किस राज्य या संघीय क्षेत्र की बात यहाँ पे हो रही है? ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि देखिए कुछ प्रतिशत यहाँ पे निकाली गई थी। अगर यहाँ पे वनों की बात किया जाए तो जो 86% के आसपास यहाँ पे वन पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा पे 60% के आसपास वन पाए जाते हैं। बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में भाई साहब यहाँ पे आपके लमसम अगर देखा जाए तो ये भी 60 से थोड़ा सा कम था, यहाँ पे 55% के आसपास पाए जाते हैं, है ना। तो ऐसा सीक्वेंस में यहाँ पे याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पूछा त्रिपुरा, तीसरे पे नागालैंड, पहले पे अंडमान एंड निकोबार 86%। ठीक है, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो बताइए, काफी अच्छा सवाल है यहाँ पे। क्या कटिहार में या किशनगंज या अररिया में? तो यहाँ पे भैया किशनगंज में चाय की खेती की जाती है बिहार में। ठीक है, चलिएगा 100 पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। खनिज तेल कहाँ मिलता है, जिप्सम कहाँ मिलता है, सोना कहाँ मिलता है, बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 100 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो खनिज तेल की बात करें भैया, ये मिलता है गुजरात में, कहीं ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन। जिप्सम की बात करें, जिप्सम मिलता है राजस्थान में, जिप्सम मिलता है राजस्थान में। सोने की बात करें तो सोना मिलता है भैया कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, और बॉक्साइट उड़ीसा में। तो खनिज तेल मुझे मिल गया A का 3 और B का 4, A का 3 B का 4, ऐसे ऑप्शन हैं, बिल्कुल है, A का 3 B का 4, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक भी ऑप्शन अगर आप लगा लेते हो तो भी यहाँ पे आप मतलब चीज़ों को आप कर सकते हो। 101 की बात करें, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये सवाल, अभी पिछले 2 टेस्टों में भी लौट के आया है, मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की भी खेती ज़्यादा होती है। तो अगर चावल की बात करें तो पश्चिम, उत्तर, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में
चावल की उत्पत्ति ज़्यादा है। 102 में चलते हैं और 102 कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का क्या चीज़ है भैया? बृहस्पति पर्वत है या फिर ज्वालामुखी पर्वत या फिर वलित पर्वत? क्या है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो एक्चुअल में है क्या चीज़? तो वलित पर्वत कहा जाता है। वलित मीन्स फोल्डेड पर्वत जिसको कह सकते हैं। तो फोल्डेड पर्वत कहा जाता है किसको भैया? हिमालय पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, या तो एक प्रकार का है, कुछ भी कहें, ठीक है। चलिएगा, देखिए उत्तरी सीमा में जो है हिमालय है ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर मतलब भारत के नक्शे में ऊपरी तरफ हिमालय पाया जाता है। 103 की बात करें, संगम योजना का उद्देश्य है क्या है भैया? शुद्ध पानी के पीने की व्यवस्था करना या फिर नदियों की सफाई या फिर विकलांगों की सहायता। संगम योजना क्या चीज़ है बताइएगा। अब संगम की योजना आप नदी मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा विकलांगों की सहायता करना, ठीक है। तो संगम योजना विकलांगों की सहायता करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें सहायता सरकार कितना करेगी? 15,000 रुपये मिलेगा इनको, ठीक है, 15,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए योजना कब घोषित की? 15 अगस्त पे घोषित की गई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि आपकी अगस्त में परीक्षाएं हैं, तो ये बन सकता है 15 अगस्त वाला सवाल, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या चीज़ करता है? अल्फा, बीटा या गामा कण? क्या रेज, कौन सी रेज रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। तरीके से अगर देखा जाए ना तो तीनों रेज निकलती हैं रेडियोधर्मी से, तो अप्रयुक्त में ना एक से अधिक ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 105 में चलते हैं। रेडियोधर्मी समझ गए ना, पदार्थ जो है अल्फा बीटा गामा तीनों निकालती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, कार्डम पहाड़ियाँ जिस राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं भैया उस राज्य का नाम बताइए। कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है। अब देखिए कार्डमम का मतलब क्या होता है? ये देखिए इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है इलायची, हिंदी में इलायची कहते हैं, हिंदी में इलायची कहते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे भैया किस राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। किस पे स्थित है यहाँ पे, है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, जो कि कार्डमम पहाड़ियों की बात हो रही है। दाल को बनाने के से पहले धोने से जल का रंग मटियाला हो जाता है, कारण क्या है इसके पीछे बताइएगा। जब दाल धोते हैं ना तो मिट्टी कलर का पानी हो जाता है, रीज़न क्या है भैया? दाल पानी में घुलने पर अपना रंग छोड़ देती है, या फिर पानी में फंसे लवण उससे मटियाला बना देती है, या फिर दाल पर जमी अशुद्धियाँ पानी में घुल जाती है। बात बिल्कुल सही है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो धुल जाती हैं। 107, ग्रामीण क्षेत्रों में कागज की लुगदी टोकरी पर लगाई जाती है, क्या? सुंदर बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कागज की लुगदी टोकरी पर लगाई जाती है, उसे सुंदर बनाने के लिए, या फिर चिकना एवं साफ करने के लिए, या फिर आपके सामने ऑप्शन है पक्की एवं टिकाऊ बनाने के लिए। तो ऑप्शन 3 पक्की एवं टिकाऊ बनाने के लिए कागज की लुगदी टोकरी पर लगाई जाती है। 108, आरती एवं सुभा ने अपनी रक्त जांच कराई, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 ग्राम एवं 105 ग्राम पाई गई, उन्हें निम्न में से कौन सी बीमारी होगी, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं, क्या दोनों को एनीमिया है, या फिर एनीमिया और मोटापा दोनों है, या फिर मोटापा और मधुमेह है? क्या ऑप्शंस हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 दोनों को एनीमिया है, ठीक है। चलिएगा 109 की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो खनिज लवण ऐसे पदार्थ हैं जो कि शरीर के उच्च विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक हैं, या फिर हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं, या फिर उपयोग कर मोटापा दूर किया जा सकता है। खनिज लवण की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो शरीर के उचित विकास के लिए भैया ना अल्प मात्रा में बहुत आवश्यक है, ठीक है, खनिज लवण की अगर हम बात करें। देखिए किसमें मिलते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खनिज लवण आपको मिल जाते हैं, और ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड में मिलता है, ठीक है। चलिएगा NaCl मीन्स नमक की बात करें तो। चलिएगा 110 की बात करें। अमित ने देखा कि कटाई के पश्चात उसके पिता खेतों में सूखी पत्तियों, फसली पादपों के अवशिष्ट तथा भूसे जैसे अवशिष्टों को जलाते रहते हैं। उसने अपने पिता को ऐसा करने से मना किया, क्योंकि बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने। पत्तियों को जलाने से ना जो धुआं निकलता है उसे सहन नहीं कर पाता, वह सहन नहीं कर पाता, ऐसा कहा जा रहा है। या सरकार ने पत्तियों को जलाना अपराध घोषित किया है, या फिर इन अपशिष्टों को उपयोगी खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बात सही है, बिल्कुल सही है, अपशिष्टों को जो है यहाँ पे परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे भी सरकार ने पराली जलाने से मना किया है, और यहाँ पे लेकिन एग्जैक्ट हो जाएगा खाद के रूप में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिएगा 111, सरकार ने विद्यालयों में दोपहर मध्याह्न के भोजन की शुरुआत की है, बच्चों को संतुलित भोजन प्रदान करने के लिए, या फिर बच्चों में साथ साथ खाने का मजा लेना। भैया मजा वजा नहीं लेना, यहाँ पे बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। क्या ऑप्शन है भैया? प्रोत्साहित करने के लिए। एक चीज़ और, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई थी? ये भी सवाल बनता है कि कब शुरू हुई थी। तो 1986 में शुरू हुई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। 1986 में शुरू की गई थी। चलिएगा आगे 112, भागीरथी नदी पर बनी टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइएगा। टिहरी बांध
टेस्ट नंबर 4 का प्रश्न है ये। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग। तो यहाँ पे भैया उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी एवं भीलगंगा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, ये भी सवाल बन सकता है। तो 260 मीटर लंबी है और 590 के आसपास ये मीटर लंबी है टिहरी नदी या बांध कह सकते हैं। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ब्रह्म कमल भैया प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? कालीरंगा वनों में, या काजीरंगा वनों में, या नीलगिरी या फूलों में, कहाँ पे पाया जाता है? तो फूलों की घाटी में भैया नीलकमल पाया जाता है। 114 की बात करें, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बताइएगा। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। बिहार से तो गुजरती है यार, बिहार से गुजरती है ना, बिहार से गुजर के बंगाल में जाती है। इस चीज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी कितनी दूर में यहाँ पे चलती है, तो 2500 यहाँ पे लमसम 25 किलोमीटर का जो इनका रेंज होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहाँ से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से यहाँ पे नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बिहार से जाएगी भैया, यूपी से जाती है, पश्चिम बंगाल में जा गिरती है, तो सही बात है। उत्तराखंड में जाती है ना, झारखंड में जाती है, तो यहाँ पे 4-5 जगह से गुजरती है। 1/4 भारत की अगर यहाँ पे बात किया जाए, पूरे क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, जो देश का क्षेत्रफल है, तो 1/4 में जो है गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए 115 की बात करें। भारत में किसने जन योजना आर्थिक योजना निर्मित किया है? बताइएगा। भारत में किसने जन योजना आर्थिक योजना निर्मित किया था? जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, आर्थिक योजना, जन योजना। 116, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? नगर पालिका या फिर जिला परिषद या फिर विकास प्राधिकरण? विकास प्राधिकरण यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। 117, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने एवं स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के पास है यहाँ पे, है ना। चलिएगा। 118, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? बंगाल के विभाजन का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? ये आपसे हमने ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। बंगाल लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, या फिर अंग्रेजों को फूड डालो और राज करो की नीति कारण था, या फिर सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे? यहाँ पे कारण क्या था? कब हुआ था ये चीज़ आप थोड़ा याद करिएगा। 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जो कारण एक्चुअल में माना जाता है वो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का यहाँ पे कारण था, बंगाल का विभाजन सॉरी, है ना। 119, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा PMGDISA, ठीक है, मतलब PMG दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? दिशा का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा। डेवलपमेंट इंटीरियर शिक्षा हेल्प एंड असिस्टेंट, या फिर डिजिटल साक्षरता अभियान, या फिर डिस्टेंस ह्यूमन एसोसिएशन? कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 डिजिटल साक्षरता अभियान बिल्कुल सही है। 120, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को यहाँ पे मायोपिया का कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या एक्चुअल में कि जो मायोपिया में आँख की पतली होती है ना, आई बाल, इसमें आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनने लगता है। ठीक है, तो ऐसे में जो रोगियों को जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, है ना। तो आई होप यहाँ पे समझ में आई होगी। 120 प्रश्न है और आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था प्रैक्टिस नंबर 7 और टोटल हम लोग 15 प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो रिमेनिंग 8 है वो भी आपके सामने होती रहेंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैथ्स की वीडियो मैंने सुबह डाल दिया था 7 बजे, आपने देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा जाके देखिए, अगर पसंद आती है तो बताइएगा, आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में कराने वाला हूँ। ठीक है, सो आज आपकी एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, किस ज़िले में आपके हैं सब कुछ आप देख सकते हो, तो शाम से आप लोग शाम से देख पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, तैयारी करते रहिए आप लोग।